नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं खबर चालीसा, यानी एक ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। अगर दिन भर की भागदौड़ में कामकाज के चक्कर में खबरें छूट गई हैं तो कहीं मत जाइए, अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ डिनर के साथ धुआंधार खबरें। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन घरेलू बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। दिन भर बाजार पर बिकवाली का दबाव बना रहा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार बाजार पर हावी नजर आ रही है। ऊपरी स्तरों पर लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार की नजरें मार्च तिमाही में कंपनियों के नतीजों पर भी हैं, लेकिन अभी बाजार सिर्फ कोरोना के नंबर पर रिएक्ट कर रहा है। आज कारोबार के अंत में सेंसेक्स 202 अंक फिसलकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 65 अंक फिसलकर बंद हुआ। आज के कारोबार में निफ्टी, रियल्टी, आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स ने 1% तक की कमजोरी दिखाई। ऑटो इंडेक्स भी ½ % तक लुढ़का। आज के कारोबार में मीडिया और सरकारी बैंक इंडेक्स ही हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। दोनों इंडेक्स 0.25% से ½ % तक चढ़कर बंद हुए। सरकारी बैंकों में इंडियन बैंक के शेयरों ने बाजी मारी। इंडियन बैंक के शेयर करीब 6.5% चढ़कर बंद हुए। दवा कंपनी जाइडस कैडिला की विराफिन इंजेक्शन को भारत के वयस्क मरीजों पर इस्तेमाल का इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यह मंजूरी दी है। इससे पहले कंपनी ने दावा किया था कि क्लिनिकल ट्रायल्स में यह इंजेक्शन 91% तक असरदार साबित हुआ है। इसकी वजह से ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत भी कम हुई है। जाइडस कैडिला का कहना है कि उसने कोविड-19 इन्फेक्टेड मरीजों पर पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B विराफिन दवा की क्लिनिकल ट्रायल किया था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को घटाकर 10.1% कर दिया है। पहले एजेंसी ने ग्रोथ रेट 10.4% रहने की उम्मीद जाहिर की थी। इंडिया रेटिंग्स ने ग्रोथ रेट के अनुमान में कटौती के लिए कोविड-19 की दूसरी लहर और देश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार को जिम्मेदार बताया। एजेंसी ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश के ज्यादातर इलाकों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहे दबाव पर चिंता भी जाहिर की। साथ ही अनुमान भी लगाया कि दूसरी लहर मई के दूसरे-तीसरे सप्ताह तक कम होने लगेगी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राहत की बड़ी खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है कि अगर उन्होंने अपने ग्राहकों को नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया करवाई है तो इसी तरह कोरोना का इलाज भी कैशलेस तरीके से करना होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोरोना के इलाज को भी अब दूसरी बीमारियों की तरह समझना होगा। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है और इसके तहत ही कोरोना का इलाज भी कैशलेस करवाना चाहते हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक मई के तीसरे हफ्ते तक आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिसंबर तक देश में कोरोना वैक्सीन की 113 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी होंगी, जबकि देश के 15% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी होंगी। वहीं करीब 84% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे पाना ही संभव हो सकेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब कोरोना पर लॉकडाउन से नहीं बल्कि वैक्सीन से ही काबू पाया जा सकता है। सरकार ने कंपनियों को सीएसआर के तौर पर समाज की भलाई में खर्च की जाने वाली रकम को कोविड से जुड़े स्वास्थ्य और राहत कार्यों में लगाने की इजाजत दी है। वो सीएसआर फंड का पैसा अब अस्थायी अस्पताल और कोविड केयर बनाने पर खर्च कर सकती हैं। कंपनियां चाहें तो इस फंड से आम लोगों का टीकाकरण भी करा सकती हैं। ऐसे काम में उनके आगे आने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बड़ा दबाव कम होगा। कंपनियों को पिछले 3 साल में हुए शुद्ध मुनाफे के औसत के 2% के बराबर रकम सीएसआर के तौर पर समाज की भलाई में लगानी पड़ती है और इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है। कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद मजदूरों के पलायन को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई और जून में इन्हें मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मई और जून में 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस योजना पर सरकार 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करेगी। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। बैंक ने बचत खाते पर कैश विड्रॉल और एसएमएस चार्ज को बढ़ा दिया है।
एक्सिस बैंक ने अपने बचत खाता धारकों को 1 महीने में 4 ट्रांजैक्शन या 2 लाख रुपए मुफ्त निकालने की सुविधा देता है। इसके बाद कैश निकालने की प्रति 1005 रुपए अधिकतम 150 रुपए वसूले जाते हैं। अब बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन के बाद लगने वाले 5 रुपए के चार्ज को बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। हालांकि जो मैक्सिमम 150 रुपए का चार्ज है वही बरकरार रहेगा। 1 मई से ग्राहकों को अपने खाते में औसत मिनिमम मासिक बैलेंस 10,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए रखना होगा। दक्षिण अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े बैंक फर्स्ट बैंक ने भारत में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। हफ्ते भर में यह दूसरा विदेशी बैंक है जिसने भारत में कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिका के सिटी बैंक ने भी यहां से बिजनेस बंद करने का ऐलान किया था। बैंक के भारतीय सीईओ रोहित वाही ने मुंबई में अपनी एकमात्र ब्रांच को बंद करने की आधिकारिक जानकारी देते हुए बयान जारी किया। फर्स्ट बैंक को 2009 में भारत में बैंकिंग लाइसेंस मिला था। पहले बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कारोबार कर रहा था, बाद में रिटेल कारोबार में भी उतर गया। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 3,32,320 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब देश में एक दिन के भीतर 3 लाख से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही 24 घंटे में 2,256 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना से एक दिन में मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। बुरी खबरों के बीच राहत की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,98,180 लोग ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही इंटरनल मीटिंग में जब केजरीवाल ऑक्सीजन को लेकर अपनी बात कह रहे थे, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका लाइव प्रसारण कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने केजरीवाल को टोकते हुए कहा कि परंपराओं के खिलाफ काम हो रहा है। पीएम ने कहा कि ये परंपराओं और प्रोटोकॉल के खिलाफ हो रहा है, ये उचित नहीं है। हर किसी को संयम का पालन करना चाहिए। केजरीवाल ने इस पर कहा कि गुस्ताखी हुई हो तो वो माफी मांगते हैं। कोरोना के बेकाबू होते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 अहम बैठकें करी। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया। पीएम ने राज्यों से कहा कि रेलवे और वायुसेना दोनों ही जल्द ऑक्सीजन सप्लाई के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। पीएम ने राज्यों से अपील की कि दवाओं और ऑक्सीजन की जमाखोरी पर लगाम लगाई जाए। पीएम मोदी ने राज्यों को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को 15 करोड़ डोज वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में स्थित विजय वल्लभ कोविड सेंटर में आईसीयू में आग लगने से 14 मरीजों की मौत हो गई। इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के वक्त आईसीयू में 15 मरीज थे। हादसे के वक्त पूरे अस्पताल में 90 मरीज भर्ती थे। इसमें से ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 21 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग आज तड़के 3:25 पर लगी। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित गैलेक्सी अस्पताल में गुरुवार देर रात 5 कोविड मरीजों की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि जब मरीज ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने पर तड़प रहे थे तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में मोर्चा संभाला। तुरंत कुछ सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई। इस पूरी घटना से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गैलेक्सी हॉस्पिटल में कुल 65 कोविड संक्रमित भर्ती थे। इसमें 31 ऑक्सीजन पर थे और आईसीयू में कुल 34 मरीज भर्ती थे। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से 1500 टन ऑक्सीजन की डिमांड की है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में कोरोना केस बढ़ने के चलते राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड 130% बढ़ गई है। राज्य में 26 लिक्विड ऑक्सीजन निर्माता हैं जो रोजाना 1200 टन ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं। अब राज्य सरकार ने केंद्र से 1500 टन ऑक्सीजन की अतिरिक्त डिमांड की है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने ऑब्जर्व किया कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। कोर्ट ने कोरोना काल में जरूरी सर्विसेज की सप्लाई के लिए
केंद्र को जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है। इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने खुद केस से अलग होने की इजाजत मांगी है। देश के कई राज्यों में जारी ऑक्सीजन के संकट के बीच अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन सप्लाई के मिशन में तेजी से काम हुआ जा सके और हालात संभाले जा सकें। वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर में अपनी ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 16,750 संक्रमित लोग पाए गए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,21,000 के पार पहुंच गई है। देश में 4 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा प्रदेश है जहां एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। 24 घंटे में राज्य में 197 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 120 मरीज ऐसे थे जिन्हें कोरोना के अलावा और कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एम्स और ICMR ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक जिन लोगों को बुखार हो लेकिन सांस से संबंधित समस्या ना हो, उन्हें हल्के लक्षण वाले मरीजों की श्रेणी में रखा जाएगा। उनके लिए एम्स ने होम आइसोलेशन की देखभाल की सलाह दी है और उन्हें होम आइसोलेशन के दौरान अपने तापमान पर नजर रखनी होगी। ऑक्सीजन लेवल भी लगातार देखते रहना होगा। अगर ऐसे मरीजों को सांस लेने में समस्या आती है और या 5 दिन से ज़्यादा समय तक तेज बुखार और गंभीर खांसी होती है तो डॉक्टर से उन्हें संपर्क करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी ने राज्य में फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। बीजेपी ने बंगाल में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही पश्चिम बंगाल में फ्री वैक्सीन देने का ऐलान कर चुकी हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया था। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर अब इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है। ईसी ने बंगाल में चुनाव प्रचार पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली को इजाजत नहीं दी जाएगी। जनसभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये देखने में आया है कि राजनीतिक दल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर, कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस नाम को हटा दिया है। ये देखकर पार्टी में खलबली मच गई है। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करके कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिद्धू ने कोटकपुरा फायरिंग मामले में SIT की जांच रद्द हो जाने पर बिना नाम लिए कैप्टन पर सियासी तंज कसा। सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुंबई के एंटीलिया विस्फोटक केस में NIA ने आज मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार कर लिया। माने इसी मामले में गिरफ्तार और सस्पेंड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजेक का सहयोगी माना जा रहा है। महाराष्ट्र ATS की टीम भी माने से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सुनील माने कांदिवली क्राइम ब्रांच में तैनात था। स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की पत्नी ने बताया कि 4 मार्च की रात मनसुख हिरेन जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने बताया था कि उनके पास किसी इंस्पेक्टर तावड़े को आना है। अब माना जा रहा है कि विमला ने जिस तावड़े का नाम लिया वो सुनील माने ही था। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में पीपा पुल से अनियंत्रित होकर एक सवारी जीप आज सुबह गंगा में समा गई। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और जीप के ऊपर बैठे 2 लोग तैरकर बाहर निकल गए। शुरू में इस गाड़ी पर 18 लोगों के होने की बात आई थी, लेकिन अब यह साफ हुआ है कि जीप में 12 लोग ही थे। जीप में एक ही परिवार के लोग शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। 90 के दशक की बेजोड़ संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौर का कोरोना महामारी के चलते निधन हो गया है। वो कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। संगीत जगत के लिए बहुत ही बुरी खबर रही है। श्रवण के निधन पर बॉलीवुड की कई कलाकारों ने दुख और शोक जाहिर किया है। इसके अलावा कई लोग उन्हें सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। थिएटर, बॉलीवुड और टीवी अभिनेता अमित मिस्त्री का हार्ट अटैक से मुंबई में निधन हो गया। इंडियन फिल्म टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने इस बात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। अमित ने क्या कहना, यमला पगला दीवाना और अ जेंटलमैन जैसी फिल्मों में काम किया था।
इसके अलावा उन्हें टीवी पर 7 फेरों की हेरा फेरी, दफ़ा 420, तेनालीरामा और मैडम सर जैसे सीरियल्स में देखा गया था। पिछले साल रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ बंदिश बैंडिट्स में उन्होंने अहम किरदार निभाया था। सोशल मीडिया पर सितारे लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन दिल्ली के एक अस्पताल के लिए मुंबई से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम उन्होंने करवाया। हालांकि उनके पास इन्हें भेजने का साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की गुहार लगाई। करीब 1.5 घंटे बाद सुष्मिता ने एक अन्य पोस्ट कर बताया कि दिल्ली के उस अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। राधे के ईद पर रिलीज होने के चलते अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अब 15 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। मेकर्स मानते हैं कि देशभक्ति की थीम और अजय देवगन की मौजूदगी की वजह से ये फिल्म स्ट्रीमिंग का नया रिकॉर्ड बना सकती है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर और एमी विर्क की अहम भूमिका है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त की है। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी, अक्षय कुमार स्टारर रक्षाबंधन और रणवीर सिंह स्टारर सर्कस जैसी फिल्मों के लिए लगाई गई वैनिटी वैन अब उन पुलिस वालों के काम आ रही है जो कोरोना महामारी से जंग लड़ने के लिए मैदान में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फिल्मों के शूट के लिए जो वैनिटी वैन इस्तेमाल की जाती है, फिलहाल वो महिला पुलिस ऑफिसर्स की मदद के लिए दे दी गई। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने हैं। ये मैच चेन्नई में है। मुंबई की टीम 4 मैचों से 4 अंक लेकर पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है। वहीं पंजाब की टीम 4 मैचों में 2 अंकों के साथ 8वें यानी आखिरी स्थान पर है। इन टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले में 2 सुपर ओवर की नौबत आ गई थी, जिसे आखिरकार पंजाब ने जीता था। आईपीएल में 4 में से 3 मैच गंवा चुकी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बड़ा झटका लगा है। यॉर्कर फेंकने में माहिर टीम के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टी नटराजन घुटने की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए। नटराजन को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ही घुटने में चोट लगी थी। आईपीएल के दौरान चोट बढ़ गई। फ्रेंचाइजी ने अब तक नटराजन के रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है। हालांकि तमिलनाडु के रहने वाले फास्ट बॉलर पूरे सीजन से बाहर हो गए। पोलैंड में खत्म हुई यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 7 बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले गुवाहाटी में 2017 में यूथ विश्व चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं भारतीय बॉक्सर्स ने पहली बार 11 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड के अलावा एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में भारतीय बॉक्सर सफल हुए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय बॉक्सर्स की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। 12 साल से पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर से जुड़ी भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अनीता कुंडू ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे को फतेह कर लिया है। इस पर्वत की ऊंचाई 6119 मीटर है। अनीता ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई कर इस चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। चढ़ाई के दौरान स्नोफॉल होता रहा, लेकिन अनीता ने इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता हासिल कर ली। अब अनीता माउंट लोत्से के अभियान पर निकलेंगी, जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। इंडोनेशिया की एक नेवी सबमरीन समंदर में गायब हो गई है। इस पर 53 नेवी अफसर मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्च ऑपरेशन में मदद की पेशकश की और इस बारे में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से बातचीत की। भारतीय नौसेना के पास इस तरह के ऑपरेशन के लिए तमाम उपकरण और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी सर्च ऑपरेशन की मदद कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में मदद कर रही भारतीय नौसेना भी आगे आई।